अब और एक लेवल और नीचे उतरे, एक तो ये सेंट्रल हो गया, फिर स्टेट हो गया, 7th हट ही गया, 7th वाला पार्ट हट गया, उसके अंदर हमने क्या गए तो यूटी हो गया। यूटी के अंदर दो तरह की गवर्नमेंट यहाँ पे मिलेंगी। अब और नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, या तो गांव मिलेगा और या तो हमें शहर मिलेगा। तो अब हमारे आज के टाइम पे शहर आप ज्यादा देखने को मिलते हैं। जब हम आजाद हुए थे तो हमारे नियर अबाउट 60% जो पॉपुलेशन थी वो कृषि पर आधारित थी, और कृषि पे से 60% पॉपुलेशन के सिवा गांव बहुत बड़े या वाइडर एरियाज में एक्सपेंड थे। तो उसके बाद कौन सा आना चाहिए, इसलिए संघ के बाद यूटी के बाद हम क्या चलेंगे, पंचायत। और पंचायत के नीचे क्या हो गया, उसी पंचायत में 9 है, ये पार्ट 9 है, ये पार्ट 9 है। तो पार्ट 9 के ही ए में हमने म्युनिसिपालिटी या नगर पालिकाएं रख दी। उसके बाद नेक्स्ट हमने चाहे सहकारी समिति, उसी को अभी हम 9 का पार्ट बी बना के हम सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जहां पर कुछ लोगों ने मिलकर अपनी खुद की सोसाइटी बनाकर कुछ काम करने की सोची, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को जगह दी गई कि आप कुछ राइट्स दिए जाएंगे अगर आप यूनाइट होकर कुछ काम करना चाहते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वो भी एज अ गवर्नमेंट, उनके भी रूल रेगुलेशंस होंगे, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे रन करेगी उन सबको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इतनी पार्ट क्लियर है, तो पूरा ये स्ट्रक्चर यहाँ से होता हुआ चला है। अब यहाँ पे 9 के बाद आप 2 मिनट के लिए आप रुक जाइए। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी कंडीशन है जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अब कुछ ऐसे एरियाज होंगे जिससे हमें मजबूरी है, हमें सब कुछ बांध के रखना है। अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अंडमान निकोबार है, वहां पे कुछ ऐसी जनजातियां, सेंटलीज जैसी जनजातियां हैं जो तीर धनुष लेके चलती हैं, किसी से मिलना पसंद नहीं कर सकती हैं। इन सबको हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी का पार्ट बना दिया। तो अब ऐसे, या फिर हमें नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो बहुत सारे जनजातियां या फिर बहुत सारे अपने अपने बहुत सारे मुद्दे या ग्रुप्स हैं, वो सबको आप देखते हो। तो इन सब के बावजूद भी हमें पूरा इंडिया को एक रखना है। इसके लिए हमें कुछ लिबर्टी देनी पड़ेगी, हम हर किसी को एक तराजू पे नहीं रख सकते। तो इस वजह से कुछ जनजाति क्षेत्रों को भी उनको बचा के रखने के लिए उनको किसके अंडर आएंगे, प्रेसिडेंट के अंदर यूजुअली उनको पावर होती है प्रेसिडेंट को उसके रिगार्डिंग लॉ बनाने का या इससे संबंधित चीजों को करने का। तो ये सब चीजें हमारी कहाँ पे हो गई, पार्ट उसके जस्ट बाद में 10th में हो गई। तो ये हमारे 10 पार्ट तो कंप्लीट हो गए। अब देख रहे हो एक के बाद एक सीक्वेंस में कैसे लगा हुआ है। अब सेम ऐसे ही हम नोट्स बनाते हैं, चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, कैसे कैसे स्टार्ट होता है, डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ज्योग्राफी का ले लें, तो ज्योग्राफी में सबसे पहले हम सामान्य परिचय भारत का पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे हम लैंड बॉडी पर पढ़ते हैं कि लैंड में क्या पाया जाएगा। लैंड में हमारे माउंटेन हो गए, प्लेटूज हो गए, दर्रे हो गए, फिर हम रिवर पे चलेंगे। तो जिस तरह से देख रहे हो आप, एक कोई भी सब्जेक्ट डेवलप होता है, शुरुआत कहीं से होती है, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होता है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी धीरे धीरे शुरुआत कहाँ से और डेवलप होकर पार्ट 10 तक हम लोग पहुंच गए। अब पार्ट 3 की बात करें, नॉट पार्ट 3, 11 की बात करें। अब यहाँ तक तो हमने 10 तक आप देख रहे हो कि सिस्टम में देख लिया कि कैसे कैसे हमारी गवर्नमेंट रन करेगी। लास्ट में हम चलेंगे संघ और राज्यों के बीच का संबंध। संघ और राज्य के बीच का संबंध, अब इन सबको बना तो लिया है। अब हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि संघ और राज्य के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाकर रखें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बना रखें। इसके लिए संघ और राज्य के बीच में जो संबंध होंगे, कैसे हम टैक्स लेंगे, कितना टैक्स लेंगे, कितना रिटर्न कर देंगे, ये सब, ये तो चलिए आगे का पार्ट हो गया। तो बीच में कैसे दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन, मान लीजिए कोई मुद्दा हो गया, कोई विवाद हो गया, तो कौन उसका वो लेगा, कौन उसका चार्ज लेगा, इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। संघ और भी राज्य के बीच में कैसे एक रिलेशन एस्टेब्लिश करके रखना है। अब उसके बाद सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने से तो कुछ हो जाएगा नहीं, लास्ट में आएंगे वही मनी भाई। तो अब मनी भाई के बारे में बात करेंगे, तो वित्त हमारा कैसे होगा, संचित निधि कैसे होगी, हम उसमें 266 में इसके बारे में बात की गई है। तो संचित निधि हमारी कैसे होगी, हम पैसे इकट्ठे कैसे करेंगे, टैक्स कलेक्शन या बाकी जो भी रिसोर्सेस हैं हमारे, हम पैसे कैसे कलेक्ट करेंगे, लोगों को कैसे सैलरी प्रोवाइड करेंगे, वही पूरा सिस्टम। फिर हम कैसे, कौन डिसाइड करेगा कि किसके पास पावर है कि कौन सा टैक्स लगाना है, कौन सा टैक्स नहीं लगाना है, किसको सैलरी किस जगह से देनी है, इस सब के बारे में आप क्या देखोगे। अब मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई जिसमें आकस्मिक निधि, 2 तरह का पर्स रखते हैं हमारे पास, एक तो हमारा जो रेगुलर खर्चा होता है और एक जो हम बचा के रखते हैं इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आकस्मिक निधि बनाई गई है। तो सोचो कितना वेल डिजाइन उस समय के लोगों ने से किया था। चलिए,
तो वैसे ही सब कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म में रखा है। अब ध्यान रखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कहीं पे 11A हो गया, 11B हो गया, तो किस तरह से जब हम नोट्स बनाते हैं, एक चैप्टर के नोट्स बनाते हैं और कुछ जगह छोड़ देते हैं कि इन फ्यूचर अगर कुछ भी नया ऐड करना होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे। सेम चीज यहाँ पर भी है कि हमने जगह छोड़ रखी है, जब हमें टाइम मिलेगा तो हम इसमें चीजें ऐड करते हुए चलेंगे। इतनी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद हो गया अनुसूची हो गई, संघ हो गया और वित्त और संपत्ति होगी, और उसके बाद भाग के राज्यों के भीतर, भारत के राज्यों के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। ये पैसा आएगा कहाँ? व्यापार वाणिज्य और समागम से रिलेटेड जो भी मुद्दे हो गए वो उसके जस्ट बाद में हो गए। तो 12 तक हम पहुंचे, 11 में दोनों के बीच में संबंध हो गए, उसके बाद पैसे की जरूरत पड़ी तो हमने उसको रख दिया, एक्सट्रीमली सॉरी 11 में संघों बीच में के बीच में संबंध कैसे रखेंगे, उसके बाद संपत्ति की जरूरत पड़ी तो उसको हमने 12 में रख दिया, और फिर व्यापार वगैरह जो उसके लिए किया जाएगा वो हमने भाग 13 में रख दिया है। भाग 13 के बाद हम चलेंगे भाग 14 इसी में, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अब आया हमारे काम की चीज जहां पर हम वी आर ओके, तो अब आ गई सेवा सेक्शन। अब हमारा यूपीएससी ऐसे कौन से संघ लेवल पे ऐसे सेवा बनाई जाएगी। संघ का एक अलग से तो कुछ है नहीं कि हमारे न्यू दिल्ली में हमारी अगर कैपिटल है तो सिर्फ कैपिटल एरिया में तो काम करेगी नहीं, वो पूरे इंडिया पर उसको काम करना है। कुछ मुद्दे इनको दिए गए हैं जिसको सूची बनाकर किया गया कि यूनियन के ये राइट्स होंगे, स्टेट के ये राइट होंगे, और कंबाइन कैसे होंगे, ये सब चीजों के बारे में उधर सूची वाले सेक्शन में करेंगे। कौन किस पे नियम कानून बना सकता है, कब कौन डोमिनेट करे, डोमिनेशन किसका होगा, या आपातकालीन कंडीशन लगी होगी तो कैसे सेंटर कैप्चर कर लेगी कि हम इन किसी भी हालत में तोड़ने नहीं देंगे भारत को। तो ये सब चीजें उसके अधीन जो सेवाएं बनाई जाएंगी, कुछ ऐसी सेवाएं जो पूरे इंडिया लेवल पे काम करें। अब अपनी अपनी राज्य ने तो अलग अलग सेवाएं बना ली हैं, लेकिन अगर कुछ सेंट्रल लेवल पे कुछ काम करना होगा तो उसके लिए हमारे पास ऐसी सर्विसेज होंगी जिसके पास अथॉरिटी होगी कि वो किसी भी राज्य में जाके काम कर सके, या जहां गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वो सब हम बात करेंगे संघ और राज्य सेवा में। और संसद के पास ये पावर रहेगी कि जब उन्हें ऐसा लगेगा तो राज्यसभा, और ये देखते हैं आर्टिकल में के पास उसके पास किस जगह पे कौन सी पावर होगी कि वो एक नई संघ सेवा बनाने के लिए संसद को ये अधिकार प्रदान करेगा। फिर अधिकरण आ गया। अधिकरण कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स, अब ये बहुत ही समझदारी वाला काम हुआ। वहां तक आप लोगों ने देखिए। अब आएंगे हम लोग 16th ए पे। 16th में हम लोगों ने वहां पे वो देख लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे, एक मिनट 14 तक ही गया, लोग जब पीछे कुछ छूट गया लग रहा है। हम लोगों ने कहाँ तक देखा, 16 तक पहुंच गए थे। 8 एक मिनट 11 12 13 14 15 कहाँ गया। ये तो 14 तक गया। हाँ जी 14 तो चल रहा है। 14A में क्या हुआ, 14 तक हम लोगों ने सर्विसेज देख ली। अभी से इसी के साथ एक और चीज इसमें जोड़कर जो ए बी करके जोड़ दिया जाता है, वैसे इसमें 14A में जोड़ दिया गया अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है कि सपोज कोई जज है, या फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर राज्य के हों, तो 65 साल और 62 साल रिस्पेक्टिवली। उसके बाद ऐसा तो नहीं कि वो अपनी जो सारी जिंदगी मेहनत काम करके आए वो सब भूल जाएंगे, लेकिन अब भाई हमारी जरूरत है कि एक टाइम के बाद उन्हें फ्री करना होता है, या फिर उनको रिटायर होते हैं। उसके बाद अगर वो इफ दे आर केपेबल, उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन, उनके पास ये एक्सपीरियंस, ये सब चीज होता है, उसके बेस पर उन्हें कुछ ट्रिब्यूनल्स बना दिए जाते हैं जो जजेस के या फिर इस तरह के जो लोग अब नहीं है सेवा में, वो इसके अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। और जैसे बहुत सारे डिस्प्यूट वगैरह होते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, रिवर डिस्प्यूट हो गया तो उसके लिए अलग ट्रिब्यूनल बना दिया, या फिर कोई मानव अधिकार से रिलेटेड हो गया, तो छोटे छोटे जो भी मुद्दे हो सकते हैं और कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन होता है, तो उन सबको निपटाने के लिए, त्वरित निर्णय लेने के लिए, जल्दी डिसीजन देने के लिए इस तरह के न्यायालय बनाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा अधिकरण।
ये सब आ जाएगा इसमें अधिकरण में। अब हमारा आ गया पार्ट 14। व्हाट 14 है, एक तो हमें इस वाले नंबर में दिक्कत है, ये 15 है, मैं यहाँ लिख दूं, ये है हमारा पार्ट 15, ये है हमारा 14th का ए। वही मैं सोचू निर्वाचन कहाँ से उसमें वो दे रहा है। तो पार्ट 15 में क्या हुआ, हमारा निर्वाचन या इलेक्शन के बारे में बात की गई। अब सारे सिस्टम बना लिए गए, कौन सा कैसे सिस्टम चलेगा, राज्य कैसे चलेगा, स्टेट कैसे चलेंगे, फिर गांव लेवल पे कैसे सिस्टम होगा, फिर शहर में क्या होगा, कौन से ट्रिब्यूनल्स बना देंगे। अब फाइनली फिर आपस में दोनों के संबंध देख लिए, राज्य और केंद्र के बीच में कैसे संबंध होंगे, इन सब को मुद्दे को डील करते करते फाइनली हम पहुंच गए निर्वाचन पे के। अब जो हम लोगों ने केंद्र में, राज्य में, अलग अलग जगहों पे जो सिस्टम बना दिया गया, उसमें निर्वाचित हो गए लोग रिप्रेजेंट करने जाएंगे। प्रेम्बल में हम लोगों ने कहा था वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ लोगों को चुनेंगे कि हम, हर कोई तो जाके पार्लियामेंट में हम सब जाके बैठ नहीं सकते कि ला हमको बताओ हम भी क्या करेंगे, हमारी ये जरूरत है, ये सब हम बोल तो सकते नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ लोगों को चुनाव आयोग एक सिस्टम पूरा चुनाव अरेंज किया जाएगा, उसके बेस में हम कहेंगे कि ये वाला बंदा सही है, ये हमारे मुद्दों को ले जाके संसद में पेश कर सकता है, या स्टेट लेवल पे बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में ये हमारे मुद्दों को रख सकता है। इसलिए हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव चुनाव के थ्रू वो वहां पर जाके हमारे मुद्दों को रखते हैं, इसलिए हमारा पार्ट 15 में चुनाव को रखा गया। पार्ट 16 कहता है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध है, तो कुछ स्पेशल जैसे कि एंग्लो इंडियन जो कि भी हटा दिया गया, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हो गए, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे। और हमने कहा था कि अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते उस समय जब ये सब, या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर होते, सॉरी नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो हमें ये हमारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी होती कि वो वर्ग जिसको बहुत सालों तक वंचित रखा गया है, जिनके साथ बुरे बर्ताव किए गए हैं रिलीजन के नाम पे, और कास्ट, कम्युनिटी, और उन सब बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन रहा है, उन सब के लिए हमें कुछ राइट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, स्पेशल उन्हें पावर देनी पड़ेगी ताकि उनके साथ आगे ये ना हो सके। तो ये रहा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, इस जगह पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद इन सब के बाद होती है जो हम इंग्लिश में बात करते समय हम लोगों ने बात की थी, दैट इज भाषा। भाषा ही अगर इतने बड़े कंट्री में जहाँ पे कहते हैं कोश कोश पर कोश कोश पर पानी बदले 4 कोश पर वाणी, है ना, हाँ, कोश कोश पर पानी बदले 4 कोश पर वाणी। तो हर इतनी जल्दी जल्दी हमारे यहाँ पे भाषाओं का चेंजेस देखने को मिलेगा। अभी कुछ समय ट्रैवल करके जो आधे से 1 घंटे में ट्रैवल करोगे और आपके वहां पे दूसरी भाषा जो आपको समझ में नहीं आएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी इससे है यहाँ पे। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस में हमारे पास चैलेंज है कि हमारा जब हम यूनियन बना के रखेंगे, हम कहेंगे कि हम अपने किसी स्टेट को अलग नहीं होने देंगे। अभी हमें मराठी नहीं आती है, हाँ, हम हिंदी बेल्ट में रहते हैं, अगर हिंदी बेल्ट का कोई, किसी को मराठी नहीं आती है, मराठी को हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आती है, या किसी कोई और लैंग्वेज नहीं आती, तो कैसे पूरे इंडिया का कानून चलाएंगे। इसके लिए बोलते हैं राजभाषा। राजभाषा क्या होता है, राज मतलब, अब इसको राज्य और राज्य में अंतर होता है, हमें 3 जगह पे आपको हम डिफरेंस बताएंगे। एक तो हो गया राज्य, एक हो गया राजभाषा। दोनों में अंतर देखिए, ये जो और यब जो होता है ये स्टेट बन जाता है। स्टेट में 2 तरह के स्टेट आते हैं, इस राज्य के 2 मतलब होते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसको देखिए पहले, राज मतलब होता है जैसे दरबार, इसको आप समझिए राज करते, कहाँ से राज करते हैं, जैसे हमारे उसके पहले वाला सिस्टम था राजा और रानी वाला, तो उसमें क्या था, राज लगता था या दरबार लगते थे। दरबार की जो भाषा होती थी जिसमें हम कम्युनिकेट करेंगे, सजा देंगे, मेरे शब्द ही हैं संविधान, ऐसे करके जो भी था उनके, तो वो सब किसी भाषा में होंगे, ताकि एक ऐसी कॉमन भाषा जिसे जनता भी समझ सके, राज भी समझ सके, या फिर एक कॉमन ऐसी बना दें कि जिसे हर जगह पे एप्लीकेबल होगी, दैट इज कॉल्ड राजभाषा। इसको भी हमको मेंशन करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर ये नहीं होगा तो उसके बाद हम कम्युनिकेट ही नहीं कर सकेंगे। तो भाषा बहुत बड़ा मीडियम है लोगों को जोड़ने और तोड़ने का, दोनों का। कैसे कैसे हम भाषा के नाम पर कुछ लोगों की मौत हुई, फिर किस लिए जरूरी था। हम ये नहीं कह सकते कि हम इंडिया में यहाँ पे रहते तो हिंदी को इम्प्लीमेंट कर दो। अभी सोचिए कल आप तैयारी करते चले आ रहे हैं और ऑल ऑफ सडन आपसे किसी ने बोल दिया कि कल आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम या जो भी एग्जाम में आप अपीयर होने जा रहे हो उसमें मराठी में क्वेश्चन आएंगे, गुजराती में आएंगे, हमारी इंडियन लैंग्वेज है, पल्ले पड़ेगा कुछ।
और सोचिए फिर हमारा किस तरह से हम कहाँ दब के कहाँ पहुंच जाएंगे अगर हमें लैंग्वेज नहीं आ रही होगी, कितने भी जीनियस होंगे हम। तो भाषा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हम फोर्सफुली किसी पे नहीं डाल सकते हैं, तो इसके लिए बहुत लड़ाइयाँ हुई और आज भी इसका हम इसके धब्बे आज भी हम देख सकते हैं और आज भी कैसे हम अलग हैं, जबकि बहुत सारी चीजें की जा सकती थी या कर सकते हैं अभी भी। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। राजभाषा तो आप राजभाषा समझ गए होंगे। अब स्टेट में एक तो होता है स्टेट जो बाउंड्री में हमने बना दिया कि ये यूपी है, ये बिहार है, ये झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एक ये स्टेट होता है और एक स्टेट होता है। एक राज्य का मतलब होता है अथॉरिटेटिव बॉडीज। अथॉरिटेटिव बॉडीज क्या हो गई? वो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने अथॉरिटी दी है, चाहे वो स्टेचुरी हो या नॉन स्टेचुरी हो, या वैधानिक हो या अवैधानिक हो, दोनों कंडीशन में ऐसे बहुत या फिर प्राइवेट कंपनीज भी ऐसी होंगी, वो सब हम भाग 12 जब पढ़ रहे हैं, सॉरी जब हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे इस राज्य को अच्छे से समझाएंगे। एक इसका मतलब स्टेट वाला हो गया और एक स्टेट का मतलब हो गया कि जिसके पास अथॉरिटेटिव पावर होगी और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई होगी, वो भी वो भी राज्य के अंदर आएंगे। और क्योंकि जब कहा जाएगा कि राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य को ये करना चाहिए, तो राज्य में कौन आएगा तो बताना तो पड़ेगा ना कि कौन राज्य, कहना क्या चाहते हो। जब वो पूछेगा कि राज्य का मतलब कहना क्या चाहते हो, तो हमें बताना पड़ेगा राज्य के अंदर क्या क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप राज्य का मतलब स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट से ही मत समझिएगा, वो भी कंपनी जो अपने यहाँ पे रूल बनाती है, लोगों को जॉब देती है, और या फिर अगर नगर पालिका या इस तरह की सिस्टम के देखेंगे, जो एक सिस्टम बनाती है कि ये सिस्टम होगा, आपको टैक्स पे करना है, ये सफाई होगी, ये एम्प्लॉयमेंट होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, उनके राइट्स होंगे, ये सब किसके अंदर आ जाता है? ये सब राज्य के अंदर आ जाता है। तो इसलिए इसके दो मतलब होते हैं, एक तो ये वाला स्टेट और एक ये वाला स्टेट। तो तीन शब्द में कंफ्यूज मत होइएगा। राज भाषा क्या होती है, राज्य क्या होता है, और राज्य ये वाला राज्य क्या होता है। ठीक है, स्टेट दो तरह से स्टेट को हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हो गई 18 पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉकिंग अबाउट द इमरजेंसी कंडीशन। सब कर लिया हम लोगों ने, सब लगा लिया, सारे सिस्टम लगा लिए, कैसे कैसे चलेंगे, निर्वाचन करा दिया, विशेष उपबंध करा दिए, राज्य की भाषा तक बना दी। बट अगेन अगर यहाँ पर किसी तरह का आपातकाल स्थिति आ गई, इमरजेंसी आ गई, तो क्या प्रोविजन लेंगे? अगर किसी स्टेट ने कह दिया ना हम ना माना, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, अगर ऐसा किसी स्टेट ने कह दिया तब तो क्या करेंगे? तब इमरजेंसी लगा के, एक तो पूरे राष्ट्र लेवल पर हो सकती है ऐसी इमरजेंसी, जैसे कोरोना के टाइम पे अगर कह दिया कि तुम बाहर नहीं निकलोगे तो नहीं निकलोगे, लठ मार के तुमको अंदर भेजा जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा या ऐसी जगह पे डाल दिया जाएगा। और यू कैन नॉट बी से कि ओ माय गॉड अंडर आर्टिकल 19 आई हैव अ राइट टू गो एनीवेयर, नहीं कह सकते उस समय। क्यों? क्योंकि एक तरह की इमरजेंसी कंडीशन बन गई थी, इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई थी बट इमरजेंसी वाली कंडीशन थी। इसलिए दिया क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन हमारे जनरेशन ने देखी है। इसके पहले 75 वाली इमरजेंसी के तो आपको पता ही है कि किसने क्या किस लेवल पर क्या क्या चीजें हुई थी। तो ये रहा हमारा भाषा हो गया, आपात हो गया। प्रकीर्णन, अब ये पूरे नेशनल लेवल पे भी हो सकती है, किसी देश का अटैक भी हो सकता है। तो हर चीज को देखो कितना ब्यूटीफुली सोच कर रखा गया है। हाइपोथेटिकल कंडीशन में आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उन सब के का प्रबंधन कहाँ पर इतने पहले वो लोग करके गए थे, और कौन किस पे कौन सा सूची, कौन सा किसका अधिकार होगा, कौन सा नियम कानून कौन बनाएगा, वो सब भी करके गए थे। और जब एक ऐसी अनुसूची आपको चौथी देखने को मिलेगी जहां पर ये बात होगी कि अब इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी तो हम लोगों ने इस समय थी इतनी एडवांस नहीं, तो जैसे जैसे फ्यूचर में नई नई चीजें आएंगी, इसरो हो गया या कोई टेक्नोलॉजिकल चीजें हो गई या फिर नई चीजें जो इंट्रोड्यूस होंगी, वो भी सेंटर को दे दिया गया कि तुम देखना रास्ता तोड़ के भाग जाएगा किसी बहाने से। तो ये रहा हमारा अबाउट 18 हो गया। तो इमरजेंसी राज्य के लेवल पर भी हो सकती है, स्टेट लेवल पर भी हो सकती है। स्टेट गुस्सा आ गया है कि हम ना मानब, जाओ हम नहीं मानब, हम अपने मर्जी से चलाएंगे, ऐसी कंडीशन आ गई तो अपना बंदा अपॉइंट करता है सेंटर, जो राज्यपाल के नाम से हमारे हर स्टेट में होता है। एक से ज्यादा स्टेट का एक राज्यपाल हो सकता है। वो बताएगा कि भाई देख लो जरा भैया सुधर नहीं रहा है, जरा लगाओ दो डंडा। तो इस तरह की कंडीशन आ जाएगी तो क्या लगा देंगे, राज्य स्तर पे भी इमरजेंसी लग जाएगी उस एरिया में, उस राज्य में। और फिर हो गया नेशनल वित्तीय वित्तीय को क्या बोलते हैं, राज्य राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, शायद हिंदी में यही बोलते हैं। अगर नेशनल
अगर ये लग गई फाइनेंशियल इमरजेंसी, यस इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर पैसा खत्म हो गया तब इतना बड़ा देश चलाना हो, और ऐसी कंडीशन आ भी चुकी थी और बहुत ही जीनियस माइंड जो थे उन्होंने बचा भी ले गए थे। तो अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो क्या लग जाएगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। तो अब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या करेंगे कि जब भाई अगेन फिर वो फैमिली वाला सिस्टम आ जाएगा कि अगर मान लीजिए घर में खाने को लाले पड़ गए, इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी हो गई, कहीं भूकंप आ गया, कुछ ऐसा हो गया घर में, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा, तो कहेंगे नहीं बच्चा हम स्कूल जाएंगे। तो अब उस समय आप जरूरी नहीं कि आप स्कूल जाएं, उस समय आपके घर अगर खतरे में है तो पहले आप अपने घर को संभालिए, उसके बाद चीजें फंडामेंटल चीजें बाकी चीजें होती रहेंगी। तो ये हो गई नेशनल इमरजेंसी हो गई। या पहले हमें घूमना है, हमें ये पहनना है, मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे ये पहनना है, तो इस जगह पे भैया खाने को लाले पड़े हुए हैं, भूकंप आया, घर भी नहीं बचा है, तो पहले कोशिश करो घर खाने के इंतजाम हो जाए और लोग वहां से खाने पीने और बेसिक नीड पूरी हो जाए, उसके बाद हम आगे सोचेंगे। तो इस तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो हम क्या करेंगे, कटौती, हाँ इसके लिए बोल रहे थे, तो हम क्या करेंगे, कटौती करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या की जाएगी, जो सैलरी वगैरह दी जा रही है, सब चीजों की कटौती करके कोशिश किया जाएगा कि हमारा कंट्री स्टैब्लिश बना रह सके। ये हो गया प्रक्रियण संविधान संशोधन। और उसके बाद हो गया प्रक्रियण हो गया, इसमें ये मिसलेनियस है, बहुत सारी चीजें जो और भी हैं, जैसे कुछ स्पेसिफिक पावर दी गई है राष्ट्रपति को, राज्यपाल लोगों को, उपराष्ट्रपति को, कि ताकि इनकी पोस्ट का को या इनके ऊपर गलत तरीके में फौजदारी के मुकदमे ना चला जा सके कि भाई इनको सीरियस केस में डाल दो और पूरा देश ठप होकर बैठ जाए। तो इस वजह से कुछ ऐसे भी इनको पावर दी गई है कि ये मुकदमा नहीं चल सकता जब तक आप पोस्ट पे बैठे हो। उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी फोन करके चले आओ उसको हाथ धोल के, जैसे वो अलाउद्दीन नहीं था कि अपनी शादी में खून करके आके ऐसे पोज कर नाच रहा होता है, तो ऐसा नहीं कर सकते राष्ट्रपति और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वगैरह। उनके लिए एक स्पेशल ऐड दिया गया, जब तक अपने पद पर बैठे हैं तब तक उनपे फौजदारी मुकदमा नहीं चलेगा। ऐसे और भी कुछ चीजें हैं जो कि प्रक्रियण में दी हुई है, जिसके बारे में विल टॉक अबाउट इट लेटर। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, तो इसलिए हम इसको जल्दी से देख के निकल जाएंगे। इसके बाद हो गया, या कुछ ऐसे नई चीजें आ गई हैं, तो किस किस चीजों पे बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है उसकी जगह पर वहां पर उनको यूनियन को राइट दिया गया, ये सब चीजों के बारे में हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, ये है संविधान संशोधन। कितने जीनियस है सोचो, आपने नोट्स मेकिंग की, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नोट्स मेकिंग की, हर बनाया, तीनों का एग्जाम्पल लेके चलते। एक नोट्स मेकिंग का क्योंकि ये रिटन फॉर्म बुक फॉर्म में है, एक ये एक नोट्स मेकिंग का, और तीसरा घर का एग्जाम्पल देते हैं। आज हमने सपना देखा कि हम बहुत खूबसूरत घर बनाएंगे, लेकिन फ्यूचर क्या होगा वी नेवर नो। तो फॉर दैट पर्पस हम लोगों ने क्या किया, संविधान में कहा गया कि जो चीजें आज रूल बना रहे हैं, क्या ये देश काल परिस्थिति के अनुसार ये रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा, हम नहीं जानते। तो फॉर दैट पर्पस उन्होंने इमरजेंसी संविधान अमेंडमेंट का या फिर संविधान संशोधन का पॉइंट डाल के गए थे कि अगर इतने लोग मिलके हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, अगर वो मैक्सिमम इतने इतने लोग अगर इस कंडीशन में अगर ये कहते हैं कि जो अमेंडमेंट बना है, पहले का रूल है वो अभी रेलेवेंट नहीं है, उसको चेंज कर दो, तो उसको बदला जा सकता है, कुछ और एड ऑन कर दो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ करंट सिचुएशन, तो एड ऑन कर दो। और ऐसे भरे पड़े हुए एग्जाम्पल जो हम धीरे धीरे आर्टिकल वाइज देखते हुए चलेंगे। तो ये हो गया हमारा संविधान संशोधन हो गया। फिर अब बचा अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध। ये कुछ किया गया था अगेन, क्योंकि जिस समय हम लोगों ने संविधान बना था, हम एक नए राज्य बने थे, उसके साथ ही बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो कुछ चैलेंजेस कुछ साल के लिए रखे गए थे, तो वो अब रिलेवेंट नहीं है, खत्म हो गया, उसकी जरूरत नहीं है। ये हो गया। फिर संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन, ये सब कुछ चीजें जो है जो लास्ट की हैं। दिस इज नॉट क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैक्स टू मैक्स हमारे 4 सेक्शन में हमारा हम पॉलिटी डिवाइड कर लेंगे, जिसमें हम सब कोशिश करेंगे कि 5 5 5 5 2 3 4 पार्ट में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल वाले सेक्शन को डिवाइड करेंगे, जिसमें 5 चैप्टर के एक हम बंच बनाएंगे, उसमें हम एक बार में 5 को बनाएंगे, 5 को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसको एक बार में 5 एक बार में 5 एक बार में 5 एक बार में 5 रिकॉल करके पॉलिटी इज ऑलवेज रिमेन इन योर जेब। तो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड द पॉलिटी एंड एट द सेम टाइम अब इसके साथ हम चीजें याद करते हुए चलेंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे लग रहा है में से 3 पार्ट में मिनिमम, तो 3 से 4 पार्ट में इसको हम करना पड़ेगा, उसके बाद हम फिर यहाँ से आर्टिकल 1 बाय 1 चलेंगे। होप सो चीजें आपको समझ में आई हूँ, ये एफर्ट आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, या फिर हम रेगुलर बेसिस जैसे चलता है वैसे चले। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन
क्या ये चीजें यूजफुल है, कैसे चलना है, एंड फिर आगे हम इसको बढ़ाएंगे। पॉलिटी आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि नहीं, पॉलिटी इस तरह से समझ में आ रही है कि नहीं। तो जो भी आपकी व्यू है, यू कैन बी शेयर योर व्यू बट रिलेटेड टू द लेक्चर ओनली। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर अपने पैटर्न के साथ। अभी मैं जो कह रही थी कि आपको यहाँ पे मैं बता दूंगी क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक ये थे, जब हम आर्टिकल याद कर रहे होंगे उस समय ही इसको कर लेंगे। चलिए, बाय बाय।